नमस्कार बच्चों। तो चेक करके बताएंगे आवाज आ रही है नहीं आ रही है। नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। अपन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे बच्चों। और लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास की अगर बच्चों अपन बात करते हैं तो अपन ने डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात की थी। तो यहां पे आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपने डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ी थी बच्चों, वो यहां पे लिखा था 1/2 समेसन क्यू आई, और यहां पे लिखा था पोटेंशियल एट आर आई। यही लिखा था बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन ने लिखा था। अब बच्चों अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। कौन से केस में? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो कंटिन्यूअस है, तो यहां पे जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी बच्चों, वो यहां पे आप जानते हैं, जब आप डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो समेशन का साइन हटके यहां पे क्या लग जाता है? इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है। और आप कुछ चार्ज लेके आ रहे हैं तो उस चार्ज पे लगने वाले यहां पे पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों। कुछ ना कुछ डीक्यू चार्ज आप लेके आएंगे तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे लिखा जाएगा वी डी क्यू। भाई आप स्मॉल चार्ज डी क्यू इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कितना पोटेंशियल फील करेगा, और इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? जो कंप्लीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन हो जाएगी। तो ये अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो आइए अब अपन स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, इसमें बी पॉइंट करके हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। सो देन द electrostatic energy, then the electrostatic energy for bringing
डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू चार्ज को अपन लेके आए बच्चों, तो यहां पे डी डब्ल्यू बराबर, यहां पे आपने क्या लिख दिया, वी डी क्यू लिख दिया, और 1/2 तो एज इट इज रहेगा, वी डी क्यू लिख दिया। और यहां पे इसको क्या कर देंगे, फॉर एंटायर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एंटायर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों एंटायर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब तुम सुन ही नहीं रहे, यहां पे क्या कर देंगे, W बराबर 1/2, और इंटीग्रेशन यहां पे कर दिया जाएगा बच्चों वी डी क्यू। सर कोई दिक्कत नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाएं बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों आप जानते हैं, सिंस यहां पे फ्रॉम, यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कैसे लिखी जाएगी बच्चों, आप जानते हैं डी क्यू बराबर यहां पे लिखा जाएगा रो डी टो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डी क्यू के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे, रो डीटो लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो आइए बच्चों ध्यान से देखिए, ये डी क्यू की वैल्यू उठा के पुटअप कर देंगे यहां पे। तो W बराबर यहां पे 1/2 लिखा आपने, V को एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और यहां पे अपन लिख देंगे रो डीटो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है जो कि आप डिटेल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। तो रो बराबर यहां से क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर। और बच्चों यहां पे अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात की गई है तो ये एप्सिलॉन नोट के स्थान पे यहां पे एप्सिलॉन भी लिख दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यहां से वैल्यू उठा के यहां पे पुटअप कर देते हैं, देन W बराबर यहां पे लिखेंगे बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहां पे V लिखा हुआ है तो ये V लिख दिया अपन ने, और रो के स्थान पे बच्चों अपन ने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, और यहां पे आ जाता है वॉल्यूम एलिमेंट D2। बताइए बच्चों कहां टप है, ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलते हैं। अब यहां से इस एप्सिलॉन नोट को बाहर निकाल देते हैं, तो W बराबर, देखते रहिए भाई, लिखने का समय मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, और शानदार तरीके से नोट्स तैयार होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आपने एप्सिलॉन नोट को बाहर निकाल दिया और यहां पे लिख दिया आपने डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, और यहां पे डीटो लिख दिया। और बच्चों अब तक अपन यहां पे ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 3 डिफाइन कर चुके हैं। नाउ द नंबर इज 4, ठीक है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पे वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। यहां पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, निश्चिंत रहिए। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ
मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं बच्चों? डाइवर्ज, आपको यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ, यहां पे वी तो बच्चों पोटेंशियल का यहां पे जो वी हैं वो पोटेंशियल हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी हैं, और यहां पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों यहां पे इसका डाइवर्जेंस आपको लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी को छोड़ देंगे और ई का डाइवर्जेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, इस वीपी से डेल को ऑपरेट करेंगे, और आप जानते हैं बच्चों कोई भी आपका स्केलर फंक्शन होता है उस पे जो डेल ऑपरेट होता है वो ग्रेडियंट की फॉर्म में ऑपरेट होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, डेल वी, और डॉट यहां पे लिख दिया जाएगा बच्चों डेल डेल वी डॉट, यहां पे ई वेक्टर लिख दिया जाता है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों अगर आप यहां से देख पा रहे हो तो वी डेल डॉट ई आपके पास है, तो यहां पे वी और यहां पे लिखा जाएगा डेल डॉट ई बराबर, वी डेल डॉट ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आते हैं तो डेल डॉट वी, और यहां पे ई लिख दिया, माइनस डेल वी डॉट ई वेक्टर लिख देते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन क्या होता है? आप जानते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ग्रेडियंट ऑफ वी लिखा जाता है विद नेगेटिव साइन, सिंस ई वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का डेल वी। इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुटअप कर देंगे, सो यहां पे वी और यहां पे डेल डॉट ई। बच्चों ये ई जहां जहां है वहां वहां वेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां पे वैल्यू आ जाएगी डेल डॉट वी वेक्टर माइनस, बच्चों यहां पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां पे ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 5। एक बार आप यहां तक का नोट करेंगे, इसको उठा के इसमें पुटअप करना है। और चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे बच्चों यहां पे, तो W बराबर, यहां पे अपन लिख देंगे W बराबर 1/2 एज इट इज रहेगा बच्चों। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 4, एप्सलन नोट बाई टू एज इट इज रहेगा, और इसके स्थान पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो एप्सलन नोट बाई टू को बाहर लिख दिया एज इट इज, और यहां पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। अब यहां पे अपन इसकी वैल्यू ये आपको लिखना है, इसके स्थान पे ये लिख देंगे, तो डेल डॉट यहां पे वी वेक्टर लिखा बच्चों आपने, और यहां पे डीटो लिख दिया, साथ के साथ अलग अलग ऑपरेट भी कर देते हैं, और प्लस एप्सलन नॉट बाई टू, और यहां पे क्या लिख दिया आपने, ई स्क्वायर डीटो लिख दिया। सर जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ वैसा तो आ गया, बट ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, और इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बट किस कॉन्सेप्ट से जीरो होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो यहां पे कर लीजिए भाई नोट इसे। बिल्कुल भाई, आराम से नोट कीजिए। और मेरा तो ऐसा मन है कि बच्चों आप प्रॉपर नोट्स लिखा करो, बट बाकी कुछ आप में से ऐसी कैटेगरी के आते हैं जो नोट्स लिखना नहीं चाहते, तो चिंता मत कीजिए, आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अपडेटेड नोट्स की प्रोवाइड करवाते हैं अपन, जैसे यूनिट कंप्लीट होती हैं इसकी प्रोवाइड करा देंगे, बाकी पिछले साल के टेलीग्राम चैनल वगैरह पे पड़े हुए हैं नोट्स अपने। हाँ, टेलीग्राम चैनल का जो नेम है इंस्पायर एकेडमी जयपुर बाई के सर, ठीक है। कर लीजिए भाई नोट, ठीक है।
कर लीजिए भाई। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसके बाद, यूनिकनेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और काफी लोग गलत पढ़ाते यूनिकनेस थ्योरम को। आपको बताएंगे आखिरकार यूनिकनेस थ्योरम कैसे पिक्चर में आती हैं। गलत पढ़ाने की बात तो छोड़िए बच्चों, पढ़ाया ही नहीं जाता है। डायरेक्ट न्यूमैन और डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बता देते हैं, हालांकि वो भी यूनिकनेस थ्योरम के ही स्टेटमेंट हैं। बट एक ब्रॉड पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि आखिरकार यूनिकनेस का मतलब क्या है। सर यूनिकनेस का मतलब तो हम जानते हैं, अद्वितीय। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कैसे यूज करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी समझ में आई नहीं आई? किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही आप क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन की। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन की, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। W बराबर Q इंटू वी आर लिखते हैं। फिर एन चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए आपने डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखा और डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेशन की और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, लिख लीजिए भाई यहां तक। तो बच्चों आप लोगों को मैंने काफी डिटेल में गोस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ाया है, तो उसका यहाँ पे यूज करेंगे। मैं पहले ही कहा हूं बच्चों, जो पढ़ा दिया सब काम आएगा, और एक एक चीज काम में लेते हुए चलना है। तो मेरी आपसे विशेष गुजारिश है, लगभग आज ही अपने 12th लेक्चर हैं, जो भी मैंने अब तक पढ़ाए हैं आपको वर्बली पता होना चाहिए। मतलब बिना सोचे बिना दिमाग लगाए आप प्रत्येक चीज का जवाब दे सके, सोचना ना पड़े। कहने का मतलब है कि टाइम नहीं लगना चाहिए बताने में, फटाक से जवाब आना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए मेरे को, और मेरे को इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवानी है। जिस दिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन स्वतः ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप बोल सके, किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप बात कर सके जो मैंने आपको पढ़ा दिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। इस प्रकार की जो प्रैक्टिस आती है बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। बार बार पढ़िए। आप क्या सोचते, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, ये सिस्टम नहीं है। बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ लिया, दो बार। क्योंकि फिजिक्स में बच्चों आप ये पाओगे कि जितनी बार चीजों को पढ़ोगे, जितनी बार आप फिजिक्स पढ़ोगे, जितनी बार कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उतनी बार उसको नए तरीके से आप सोचेंगे। आपकी जो थिंकिंग है उस टॉपिक को लेके वो ब्रॉड होगी। तो प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और बच्चों जब आपको चीजें बहुत अच्छे से आएगी, जब आप सभी ब्रांचेस को पढ़ लेंगे, फिर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में टर्न कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन को उठाया और किसी भी भाई क्वांटम मैकेनिक्स से बात करते करते आप न्यूक्लियर फिजिक्स में चले गए, आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बात करते करते आप इसकी मॉडर्न थ्योरी में चले गए। तो पूरी की पूरी चीजों को आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। देखिए ऐसा कब होगा, जब आपको सभी ब्रांचेस की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। और एक कब होगी, जिस भी ब्रांच को आप जिस भी टाइम पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से पढ़े, कल के लिए कभी ना छोड़े। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो बच्चों यहां पे यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? कहती है कि सर डाइवर्जेंस ऑफ ए टीटो बराबर यहां पे लिखा जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। वैल्यू यहां पे पुटअप कर देते हैं। ए बराबर क्या है? वी है। देन W बराबर यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहां पे डाइवर्जेंस और ए की बात कर दे तो ए बराबर यहां पे क्या लिखा जाएगा? वी वेक्टर लिखा जाएगा, यहां पे डीटो लिखा जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? सॉरी, ये तो लिखा हुआ है ही सही सर, हमें तो ये लिखना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? वी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस यहां पे बच्चों अपन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बाई 2 और यहां पे इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डीटो लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और यहां पे फॉर ऑल स्पेस फॉर ऑल स्पेस के लिए बात करें तो W बराबर यहां पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बाई 2 क्लोज इंटीग्रल यहां पे V ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इस प्रकार से लिख दिया प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डीटो आपने लिखा और यहां पे लिख दिया ऑल स्पेस। ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं अगर आपने जो स्पेस लिया है होल यूनिवर्स ले लिया है बच्चों तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा? 0 होगा। सो फॉर होल स्पेस फॉर ऑल स्पेस या ओब्लिक होल यूनिवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। होल यूनिवर्स तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल V ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की जो वैल्यू हो जाती है बच्चों 0 हो जाती है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बराबर W बराबर और यहां से आ जाता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डीटो और यहां पे क्या लिख देंगे? ऑल स्पेस और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे बच्चों और MTR लगा लीजिए बच्चों और इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर, आई थिंक इट शुड बी 7, नो इट इज 6। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6 और लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स। और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट में मत लिख देना अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो बच्चे इसको नॉलेज के लिए देखते हैं, क्लास को अपने टॉपिक्स कवर करने के लिए देखते हैं, तो कोई बात नहीं है, उनको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल देखना होता है। तो जहां पे लिखने का समय देते इसको आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन 6 represents the electrostatic energy for continuous charge distribution। ठीक है भैया। तो लिख लीजिए यहां से आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए।
भाई कर लीजिए नोट। लिख लीजिए भाई। लिख लीजिए भाई। तो लिख लिया होगा। अब बच्चों अपन यहां पे पढ़ेंगे यूनिकनेस थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है। यूनिकनेस। तो पहले ध्यान से सुनेंगे, जब मैं एक बार स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। पर निश्चिंत रहिए, पेशेंस रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। एक एक चीज बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यूनिकनेस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। बाद में अभी यूनिकनेस थ्योरम पे आएंगे, पर इसको समझने के लिए अपन पहले एक भूमिका तैयार करते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है भाई। तो यूनिकनेस थ्योरम, तो यहां पे देखते हैं बच्चों। बच्चों आप लोगों को मैंने लाप्लास इक्वेशन पढ़ाई है और आप लोगों को पढ़ाया है कि लाप्लास इक्वेशन में डेल स्क्वायर फाई बराबर 0 है। तो बच्चों डेल स्क्वायर फाई बराबर 0, कोई भी आपका वॉल्यूम होगा, कोई भी आपका बाउंडेड रीजन होगा, उस रीजन में यहाँ पे इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से अपन पोटेंशियल की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी रीजन में ये वैलिड होगी, आपको जब एक कैलकुलेट करवाई थी लाप्लास इक्वेशन, तो मैंने कहा था वहां पे एक चीज लिखा था कि सर इफ रो बराबर 0, क्योंकि आप तो पाइसन या पोसा इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। अपनी कैलकुलेशन से क्या आई थी, डेल स्क्वायर वी या फाई बराबर माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आया था। बिल्कुल का आप कहेंगे सर यही आया था। और वहां पे मैंने कहा था इफ इन दैट रीजन चार्ज डेंसिटी 0, भाई किसी रीजन में अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो कोई तो वॉल्यूम होगा, उसमें अगर चार्ज डेंसिटी 0 है तो ये इक्वेशन आ जाती है। जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोलूंगा वो लाप्लासियन लाप्लास इक्वेशन के लिए भी वैलिड होगा और पोसा इक्वेशन के लिए भी वैलिड होगा या पाइसन इक्वेशन के लिए भी वैलिड होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डेल स्क्वायर फाई बराबर 0 है बच्चों, तो इसको सोल्व करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूज आती हैं, तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार तो इसको। तो यहाँ पे डेल फाई बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन जो आपका पोटेंशियल है, इसकी जो डिपेंडेंसी है बच्चों, वो केवल और केवल डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है डेल फाई अपॉन डेल आर आया, एक तरीके से डेल फाई अपॉन डेल आर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल भी क्या है, डेरिवेटिव ही तो है। बस आप लोग अब तक डेरिवेटिव ऐसे ही पढ़ते आए थे, डी अपॉन डी एक्स। जब आप बड़ी क्लास में आए तो इस प्रकार से पढ़ने लग गए, ठीक है। तो डेल फाई अपॉन डेल आर बराबर क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो डी फाई बराबर कितना आ जाता है,
ADR आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई बराबर AR, यहां पे प्लस कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आ गई AR प्लस B, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों इस पोटेंशियल को अपन प्लॉट कर देते हैं और यहाँ पे इस कांस्टेंट को कुछ मान ले, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसा मान लेते हैं, ये आपका पोटेंशियल हो गया, ये आपका वैल्यू R हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये y बराबर mx प्लस सी का इक्वेशन है, यहाँ पे एक सेकंड बच्चों, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये y बराबर mx प्लस सी का इक्वेशन है? तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, और यहां पे आप देखें स्ट्रेट लाइन की, तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना r बराबर 0 हो गया। r बराबर 0 पे अगर अपन बात करें पोटेंशियल की बच्चों, तो यहां पे समथिंग होगी और इस प्रकार से फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। r बराबर 0 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे पोटेंशियल B हो जाएगा, और इस प्रकार से ही आगे बढ़ेगा। ये मैंने लाप्लास इक्वेशन के बारे में कैलकुलेशन करके बता दिया है, और मैंने जनरलाइज बात की है, तो फंक्शनल फॉर्म कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है। और जब आप लाप्लास इक्वेशन में कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये r बराबर 0, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं बच्चों की r बराबर a। भाई जो अपना रीजन है, इस प्रकार से अगर मैं रीजन भी बना हूं, तो r बराबर 0 से अपना रीजन r बराबर a तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रीजन के अंदर बात करूं तो मैंने पोटेंशियल इस प्रकार से डिफाइन कर दिया। तो एक बात मैं यहां पे आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, कि अगर कोई पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो है केवल उसकी बाउंड्री पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती हैं, उसके अलावा बीच में यहां कहीं पे भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकती। r बराबर 0 से a के बीच में कहीं पे भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा कि कोई फंक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम कैसे रखता है और मिनिमम कैसे रखता है, इसको ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ किया, और यहां पे मैं कहता हूं बच्चों की r बराबर ये a है। तो r बराबर a पर यहां पे आप देखते ही बता देंगे सर फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। बिकॉज जो मैक्सिमा है यहाँ पे, अगर इस r बराबर a के नेबरहुड में बात की जाए, मतलब यहां पे बात की जाए, यहां पे बात की जाए, तो इन दोनों जगहों पर r बराबर a से वैल्यू कम आ रही है, तो आपने कह दिया सर यहाँ पे मैक्सिमा है। नहीं, अगर बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से होता, ये r बराबर a ही है, और यहाँ पे इस r बराबर a के नेबरहुड में वैल्यू देखी जाती, और आप देखते नेबरहुड में जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, और ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो ये बड़े नंबर होंगे, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, ये मिनिमा बन रहा है। क्लियर है? अब बच्चों यहां पे जैसे मुझे चेक करना है, सर मुझे तो r बराबर a/2 पे मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो बच्चों यहां पे इसके नेबरहुड में देखेंगे तो यहां पे वैल्यू कम है और यहां पे वैल्यू ज्यादा है। यहां पे वैल्यू नेबरहुड में, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे आप, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाके बात करेंगे तो वैल्यू कम आ रही है फंक्शन की। राइट हैंड साइड में गए और राइट हैंड साइड में जाके बात की तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो बच्चों मैक्सिमा भी नहीं बन रहा और मिनिमा भी नहीं बन रहा, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइन होते हैं, अगर मैक्सिमा बनेगा तो उसके नेबरहुड से वैल्यू ज्यादा होगी, और मिनिमा बनेगा तो उसके नेबरहुड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे कम वैल्यू आनी चाहिए, तो मिनिमा बनेगा। यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही हैं, और यहाँ पे ये तो बाउंड्री पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम है वैल्यू, ये बाउंड्री है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो आपका पोटेंशियल फंक्शन होगा, ध्यान से सुनिए, जो आपका पोटेंशियल फंक्शन होगा केवल और केवल सरफेस पे ही वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख सकता है।
यहाँ पे सरफेस के अलावा बीच में किसी भी पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम हो सकती है वैल्यू ना मिनिमम हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब यूनिकनेस थ्योरम में कॉन्सेप्ट काम में आएगा अपने। अब बात करते हैं अपन यूनिकनेस थ्योरम की। लिखाऊंगा कल, आज केवल समझाऊंगा यूनिकनेस थ्योरम। अब यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये कोई भी आपने इस प्रकार से वॉल्यूम बना दिया, ठीक है, और इस वॉल्यूम जो है इस क्लोज सरफेस से बाउंडेड है। कोई भी वॉल्यूम होगा तो क्लोज सरफेस से ही बाउंड होगा। ठीक है, अगर बच्चों इस रीजन में चार्ज डेंसिटी 0 या रो है, जो भी डिफाइन होगी उसके लिए अपन बात करते हैं, और इसके सरफेस के एवरी पॉइंट पे अगर बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन है, आपने क्या किया बच्चों, एक रीजन लिया, उस रीजन के अंदर या तो रो की वैल्यू 0 होगी या कुछ डिफाइन होगी, मान लेते हो कुछ वैल्यू रो है, और ये आपका जो रीजन है इसकी सरफेस भी होगी। इस सरफेस पे आपने मान लिया पोटेंशियल फाई, मान लिया डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती हैं कि बच्चों यहां पे अगर यहां पे पोटेंशियल जो आपका फंक्शन है यहां पे वो यूनिकली कैलकुलेटेड होगा। सर समझ में नहीं आया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो आपका पोटेंशियल होगा होगा वो यूनिक होगा एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है सर, यूनिक होने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर केवल और केवल एक ही फंक्शनल फॉर्म डिफाइन होगी, एक से ज्यादा फंक्शनल फॉर्म डिफाइन नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो पोटेंशियल हैं अगर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे इस प्रकार से 1/r² यहाँ पे समथिंग है, इस प्रकार से आ रहा है, तो फिर फिक्स है बच्चों की इसी फंक्शनल फॉर्म में आएगा। फिर ऐसे नहीं हो सकता कि पोटेंशियल यहां पे 1/r³ वाली फंक्शनल फॉर्म में आए, केवल और केवल इसी फंक्शनल फॉर्म में आएगा। ये यूनिकनेस थ्योरम कहती हैं। तो दोबारा से सुनेंगे बच्चों, कोई आपने रीजन लिया जिसके अंदर चार्ज डेंस, कोई आपने वॉल्यूम डिसाइड किया जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी 0 भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती हैं, और उस बाउंडेड सरफेस के एवरी पॉइंट पे आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बच्चों, तो ये कंफर्म है कि इस रीजन के एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल और फील्ड डिफाइन होगा वो यूनिकली डिटरमाइन होगा, और यहाँ पे केवल और केवल एक ही फंक्शनल फॉर्म डिफाइन होगी। यूनिकली डिटरमाइंड का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल फॉर्म डिफाइन नहीं होगी। तो सर एक से ज्यादा डिफाइन नहीं होगी तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, एक से ज्यादा फंक्शनल फॉर्म लेके चलेंगे। यहाँ पे अपन दो फंक्शनल फॉर्म मान लेंगे, एक तो पोटेंशियल φ1 मान लिया अपन ने, एक पोटेंशियल φ2 मान लिया। और बच्चों इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी 0 है, तो यहाँ पे अपन लाप्लास इक्वेशन अप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, डेल स्क्वायर φ1 बराबर 0 आ जाएगा, डेल स्क्वायर φ2 बराबर 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे अपन लिखते हैं बच्चों रो बराबर 0 है, अगर रीजन में रो बराबर 0 है उसके लिए भी अपन बात करेंगे, अगर यहाँ पे रो डिफाइन होगा तो उसके लिए भी बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों रो 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर φ बराबर 0 होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब यहां पे अपन क्या कहते हैं कि सर अपने को प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल की केवल एक ही फॉर्म आएगी, मतलब दो प्रकार के पोटेंशियल यहाँ पे अस्तित्व नहीं रख सकते। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं सर, और सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। वही सारी है ना भाई प्रॉपर, एक बार देख लेते हैं, हाँ आ रही है भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन मान लिए φ1 और φ2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल φ1 भी है और पोटेंशियल φ2 है तो दोनों के दोनों लाप्लास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही सही। तो आपने लिख दिया डेल स्क्वायर φ1
बराबर 0 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, डेल स्क्वायर फाई 2 बराबर 0 लिखा जाएगा। अब बच्चों ये दोनों पोटेंशियल अलग हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो एक नया पोटेंशियल होगा। तो अपन ने एक नया पोटेंशियल मान लिया फाई 3। तो बच्चों यहाँ पे जो नया पोटेंशियल है फाई 3, वो लिखा जाएगा फाई 1 आर माइनस फाई 2 आर। इस प्रकार से मान लिया। भाई जब दोनों अलग अलग हैं तो इनके डिफरेंस की डिफरेंस से एक पोटेंशियल डिफाइन होगा। और जाहिर सी बात है पोटेंशियल कोई सा भी हो इस रीजन के अंदर तो वो भी क्या करेगा बच्चों, आप कहेंगे कि सर ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई। अब जब यहां पे आपने एक और बात कही हुई है कि बच्चों जो सरफेस पे पोटेंशियल हो किसी भी फंक्शन से निकालिए भाई। अगर मैंने कह दिया कि जो सरफेस है उस पे पोटेंशियल 2 वोल्ट हैं, तो किसी भी फंक्शन कोई भी पोटेंशियल फंक्शन जो इस रीजन में डिफाइन होगा उसको वैल्यू देनी पड़ेगी सरफेस पे 2। तो मैं अगर पहले फंक्शनल फॉर्म से सरफेस पे देखता हूं तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, अगर मैंने बोल दिया फाई नोट है तो फाई नोट के बराबर होगी। सर अगर मैं फाई टू से वैल्यू कैलकुलेट करूं, भाई पोटेंशियल फाई 2 है और फाई 2 भी सरफेस पे अपनी कितनी वैल्यू देना चाहिए, सर यहां पे फाई नोट देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई तो करेगा। अगर इस रीजन के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर काय का फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है आपने कहा फंक्शन तो है तो सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल सर ऐसा लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। सर क्या बताना चाहते हैं कि सर ये थर्ड पोटेंशियल माना है आपने। अगर इसे फाई 3 की बात करें और फाई 3 की वैल्यू सरफेस पे अगर अपन बात करें तो क्या लिखी जाएगी, आप कहेंगे सर फाई 1 की वैल्यू सरफेस पे और आप कहेंगे सर फाई 2 सॉरी यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू सरफेस पे। और आप जानते हैं बच्चों फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू बराबर हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे जो फाई 3 है, जो फाई 3 की वैल्यू है सरफेस पे वो कितनी हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। अब बच्चों एक बात मैंने आपको बताई है, सरफेस के एवरी पॉइंट पे ये जो तीसरा पोटेंशियल फंक्शन माना इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आई नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे सरफेस के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल यहां से डिफाइन हो रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब बाउंड्री पे आपको पोटेंशियल पता लग गया, लग गया नहीं लग गया, पता लग गया। थोड़ी देर पहले अभी मैंने क्या कहा था कि जो कोई भी पोटेंशियल फंक्शन है, मान लेते हो पोटेंशियल फंक्शन क्या है फाई 3 आर है और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यहां पे देख लीजिए भाई अभी बताया है, ये बता रखा मैंने आपको, क्या बताया है बच्चों, कोई भी पोटेंशियल फंक्शन है, ये बताया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देते हैं। कोई भी पोटेंशियल फंक्शन है जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो केवल और केवल बाउंड्री पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। बीच में कहीं पे भी ना तो मैक्सिमा आ सकता है ना मिनिमा आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डेल इसको ये फाई 3 जो पोटेंशियल है ये भी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को। तो आप कहेंगे कि सर जो फाई 3 की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम जो हो सकती हैं वो कहां पे हो सकती है, केवल और केवल सरफेस पे ही हो सकती है। कहां पे हो सकती है, केवल और केवल सरफेस पे हो सकती हैं। बीच में न तो मैक्सिमम आ सकती है ना मिनिमम आ सकती हैं। बच्चों यहाँ पे फाई 3 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सरफेस पे सर फाई 3 की वैल्यू एवरीवेयर 0 है। तो आपको अब सर यहां पे आपने क्या कहा, अगर सर ये बाउंड्री है, मान लेता हूं x बराबर 0 और x बराबर a क्या है, बाउंड्री है, और यहां पे पोटेंशियल 0 है और यहां पे भी पोटेंशियल 0 है। तो बच्चों अब यहां पे पोटेंशियल अगर बढ़ता है और फिर घटता है तो मैक्सिमा डिफाइन हो जाएगा
और यहां पे अगर पोटेंशियल कम होता है फिर बढ़ता है तो भी क्या डिफाइन हो जाएगा, मिनिमा डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये तो दोनों ही बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि लाप्लास इक्वेशन के लिए हमने कहा है कि ना तो मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा इस वॉल्यूम के अंदर, इस आयतन के अंदर। तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा कि सर अगर ऐसा है तो अब इस पूरे के पूरे रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 आता है तो मैक्सिमा डिफाइन हो जाएगा, लेस देन 0 आता है तो मिनिमा डिफाइन हो जाएगा। और लाप्लास इक्वेशन ने तो मना कर रखा है। तो यहाँ पे फिर फाई 3r की वैल्यू, जो फाई 3r है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एवरीवेयर 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये सब जगह 0 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, फाई 1r और फाई 2r के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई 1r सॉरी माइनस फाई 2r के बराबर है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, फाई 1r माइनस फाई 2r बराबर 0। दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे फाई 1r बराबर फाई 2r। तो आप लेके क्या चले थे, दो फंक्शनल फॉर्म लेके चले थे, बाद में भी कैसी आ गई, एक ही फंक्शनल फॉर्म आ गई है भैया। ठीक है, तो ये आज का अपना प्रोसेस था। पढ़ेंगे इसको कल ही, काफी डिटेल में पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। और आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, कल एक बार और समझाऊंगा तो प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, बट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसको कल अपन नोट करेंगे। राधे राधे।